नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य सरकार गंधार गन्ने किसानों को देगी 24.77 करोड़ की राशि। रविवार को सुबह के मुख्यमंत्री ऑनलाइन के जरिए 2908 किसानों को देंगे ये लाभ। एसवीआईटी वासद के प्रोफेसर की बड़ी उपलब्धि, जापानीज वैज्ञानिक कर रहे हैं सहायता। रिमोट विस्तारों में पावर के बगैर चलते साधन बनाने पर रिसर्च। बारिश में रास्तों की हालत खस्ता, पालिका प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टरों की रास्तों की मरम्मत में चांदी ही चांदी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इन दिनों मॉडर्न जमाना यानी कि आधुनिक युग है। आज के इस मॉडर्न जमाने में कहीं ना कहीं लकड़ी की अहमियत कुछ कम होती नजर आ रही है। तब लकड़ी के साधन और उसके फायदों के बारे में बताती बीआरजी न्यूज की एक खास रिपोर्ट है। चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का, ये भजन कहे या गीत, पर इस जमाने में या इस समय में लकड़ी की अहमियत समझाने का ये बड़ा ही सही तरीका है। चकाचौंध और मॉडर्न जमाने में लकड़ी के इस्तेमाल की चीज़ों की मांग घटी है, तब प्राकृतिक तरीके से लकड़ी के सामान के उपयोग से होने वाले फायदों को सब भूल गए हैं। जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक लकड़ी मानव जीवन का हिस्सा रही है। तब अब के ज़माने में जो साजो सामान में लकड़ी इस्तेमाल होती है उससे लोग कम खरीदते हैं और धातु की चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तब इस खबर से लकड़ी के साधनों के उपयोग और उसके फ़ायदों के बारे में आपको याद दिलाने की कोशिश बीआरजी न्यूज़ की टीम की ओर से की जा रही है। लकड़ी जीवन में कितना महत्वपूर्ण बात है। देखो, पहले तो एक गीत आता था, भजन आता था कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी। आदमी जन्म लेता है तब से मृत्यु तक कई जगह पे लकड़ियों का उपयोग होता है। मकान के बीड़, पटिए, दरवाजे, सब जगह पे लकड़ी यूज़ करते थे। घर में जब हम कुछ बनाते हैं तो उसके लिए रोटी बनाते हैं तो उसका जो बेलन आता है वो भी लकड़ी का था। इवन थाली लकड़ी की खाने में यूज़ करते थे, कथरोट लकड़ी की यूज़ करते थे। इसका मतलब ये था कि लकड़ी के गुण, जो भी चीज़ अंदर बनती थी या खाते थे तो वो चीज़ का गुण अपने शरीर में आ गए। फ्लोर लकड़ी के थे, आज स्पाटेक आ गई तो क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन स्वीकार कर लिया। कुर्सियाँ लकड़ी की थी, बात वो मॉडर्नाइजेशन स्वीकार ना करने की बात नहीं है, मगर मॉडर्नाइजेशन स्वीकार करने के बाद हालत क्या हुई, तो हालत ये हो गई कि हमारी काम करने की कार्यक्षमता कम हो गई। हालत ये हो गई कि जैसे हड्डियों के या जोड़ों के दुखावे चालू हो गए, साइटिका जैसे रोग पकड़ लिए। ये लकड़ी न होने के कारण है। सबसे बड़ा लोग ये रिवॉल्विंग चेयर और ये यूज़ करने के कारण, प्लास्टिक यूज़ करने के कारण सबसे बड़ा रोग कोई किसी को लगा तो वो बवासीर का लगा है, साइटिका का लगा है। ये रोग आगे बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। एक्चुअली लकड़ी जीवन में बहुत उपयोगी है, इसका उपयोग हर एक को करना चाहिए। तो आज उससे दूर हो गए हम, मॉडर्नाइजेशन का स्वीकार किया, मगर क्या किया हमने, हमारी जात को, हमारे जीवन को, मानव जात को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बीते दिनों कोरोना महामारी के बीच भारत देश समेत गुजरात राज्य के कई कोविड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर मध्य गुजरात की सबसे बड़ी हॉस्पिटल एसएसजी के आइसोलेशन वार्ड में आज एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी।
एसएसजी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें कोरोना महामारी के बीच अगर आइसोलेशन वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना होती है तो कैसे मरीजों की जान बचाई जाए, ये पहलू जांचे गए। पालिका के दमकल विभाग समेत एसएसजी के फायर टीम की ओर से आपातकालीन स्थिति में की जाती एक्टिव कार्यवाही का निदर्शन किया गया। 15 से 17 एसएसजी कर्मियों के साथ इस मॉक ड्रिल में मरीजों को बचाने के पहलुओं को जांचा और परखा गया। एम्बुलेंस से मरीजों को सुरक्षित वार्ड में शिफ्ट करने तक की प्रक्रिया इस मॉक ड्रिल में की गई थी। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अस्पताल के स्टाफ समेत कर्मियों को मुस्तैद रखने इस तरह के मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। અમે એસએસજીના તાત્કાલિક સારવાર વિભાગમાં કોર્પોરેશન ઓફ ફાયર વિભાગ અને એસએસજીની ફાયર ટીમ તરફથી એક મોક ડ્રીલ એક્સરસાઇઝનું અવલોકન કરવામાં આવ્યું। આ મોક ડ્રીલમાં અમે તાત્કાલિક સારવાર વિભાગના એક આઇસોલેશન હોડમાં ઇલેક્ટ્રિક આગ લાગે ત્યારે એસએસજી હોસ્પિટલની શું તૈયારી છે તેના ભાગરૂપે એક મોક એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવી। તો અત્યારે મોક ડ્રીલમાં આપણે જોયું હશે બધાએ એમ કે આઇસોલેશન હોડમાં એક દર્દીમાં જે સૂતા છે એની બાજુમાં ઇલેક્ટ્રિક આગ લાગે છે। ઇલેક્ટ્રિક આગ લાગવાથી તરત જ અમારી એક સાયરન વાગી ઉઠે છે ને, સાયરન વાગે એટલે તરત જ એક ફોન અમારો કંટ્રોલ રૂમમાં જાય છે ને, અને કંટ્રોલ રૂમમાંથી તરત જ ઇમિડિયેટલી એમ્બ્યુલન્સ બધી ડિપાર્ટમેન્ટને ફોન કરીને બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે અને અમારી ફાયર ટીમ પણ હાજર તરત જ વિધિન 2 મિનિટમાં હાજર થઈ જાય છે। અને પછી દરેક અલગ અલગ વિભાગવાળા જે નર્સિંગ સ્ટાફ છે, ક્લાસ 3 છે, ક્લાસ 4 છે, એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવરો બધા જ વિધિન 5 મિનિટ હાજર થઈ જાય છે। અત્યારે આપણે ઊભા છીએ એસેમ્બલી પોઈન્ટ છે, અત્યારે હમણાં ઊભા છીએ એટલે જે પણ આગ લાગી તરત જ ત્યાંથી પેશન્ટને રેસ્ક્યુ કરી અને આ એસેમ્બલી પોઈન્ટમાં લાવવામાં આવ્યા છે। આશરે અંદાજે લગભગ 15 થી 17 માણસોની ટીમ અહીંયા બનાવી હતી, ઇન્ક્લુડિંગ ફાયર ટીમ સાથે અમે। તો એસેમ્બલી પોઈન્ટમાંથી ડાયરેક્ટ સીધા ઓક્સિજન આપી, પ્રાઇમરી સારવાર આપી અને આ જગ્યાએથી એસએસજી હોસ્પિટલના બીજા હોડ માટે શિફ્ટ કરવાની એક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। અને આ અત્યારે જે ફાયર એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવી છે કોર્પોરેશનની ફાયર ટીમ તથા અમારી એસએસજીની જે ફાયર નિમણૂક કરેલી છે એના દ્વારા રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવે છે। આજે એસએસજી હોસ્પિટલની અંદર મોક ડ્રિલ અભ્યાસ ડ્રિલ રાખવામાં આવી હતી। ભવિષ્યમાં કદાચ કોઈ આવી દુર્ઘટના ઘટે છે આગ અકસ્માતની તો કઈ રીતે હોસ્પિટલના કર્મચારીઓએ કામ કરવું એના લક્ષી મોક ડ્રિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મોક ડ્રિલ પહેલાં વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસ તરફથી 3 દિવસ તાલીમ આપવામાં આવી હતી। એ તાલીમ વડોદરાના ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબના માર્ગદર્શન અને એમની ગાઈડલાઇન અનુસાર દરેક તાલીમો આપવામાં આવી। તાલીમની અંદર ખાસ આગ કઈ રીતે બુઝાવી, કઈ રીતે પેશન્ટોને બહાર કાઢવા, સ્થળાંતર કરવા અને સાથે સાથે બાકીની જે બચાવ કામગીરી છે એ કઈ રીતે કરવી એની તાલીમ આપવામાં આવી હતી। આજે એ તાલીમ આપ્યા પછી એ તાલીમમાં કેટલો પ્રભાવ પડ્યો એ જાણવા માટે મોક ડ્રિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને મોક ડ્રિલ આજે કરવામાં આવી। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप बीआर ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। राज्य सरकार की ओर से गन्ने के किसानों को सहायता दी जाने वाली है। इस रविवार को करीबन 2,908 गन्ने के किसानों को 24.77 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में आज राज्य सरकार के सहकार मंत्री ईश्वर सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय के धारासभा हॉल में एक विशेष बैठक हुई थी। जिला कलेक्टर कार्यालय के धारासभा हॉल में आज राज्य सरकार के सहकार राज्य मंत्री ईश्वर सिंह पटेल की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई, जिसमें गंधार सुगर के किसान सभासदों को गन्ने के खेतों के श्रमिकों और परिवहन करने वाले वाहनों का बकाया चुकाने की किस्त देने के बारे में चर्चा की गई। गुजरात सरकार की ओर से
गन्ने के किसान सभासदों को 6 सितंबर को ऑनलाइन माध्यम से 24.77 करोड़ की सहायता राशि चुकाई जाएगी। बड़ौदा जिले में 31 जगहों पर लाइव प्रसारण के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ये सहायता राशि देंगे, जिसमें डभोई, बड़ौदा, शिनौर और करजन के 2908 सभासदों को ये लाभ मिलने जा रहा है। तब आज राज्य कक्षा के मंत्री ईश्वर सिंह पटेल की अगुवाई में रविवार को इस विशेष सहायता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने एक बैठक आयोजित की गई थी। वडोदरा सुगर फैक्टरी 2018-19 વર્ષની અંદર આ વિસ્તારના સભાસદોની 2,03,000 જેટલી શેરડીનું ક્રશિંગ કરવામાં આવેલું હતું। સુગર ફેક્ટરીની આર્થિક સદ્ધરતા ન હોવાને લઈને ખેડૂતોને એમના હપ્તાના પૈસા આપી શક્યા નહોતા, જેને લઈને આ વિસ્તારમાંથી માજી ધારાસભ્ય શ્રી અક્ષયભાઈ, શ્રી સતીશભાઈ, આ વિસ્તારના આગેવાનશ્રીઓએ પણ રજૂઆત કરવાને લઈને રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રજૂઆત સાંભળીને આ ખેડૂતોના 23 કરોડ રૂપિયા જે રકમ એના શેરડીના છેલ્લા હપ્તાના બાકી હતા એના માટેની રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તત્પરતા દાખવી અને રૂપાણી સાહેબે 25 કરોડ રૂપિયા એમાં 23 કરોડ રૂપિયા ખેડૂત સભાસદના, 88 લાખ રૂપિયા જે મજૂરો શેરડી કાપણી કરતા હતા એમના, 89 લાખ રૂપિયા જે ટ્રેક્ટર ટ્રક દ્વારા વાહતુકની કામગીરી કરતા હતા એમના, આમ મળીને 24 કરોડ 77 લાખ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ આ રાજ્ય સરકારે આ વિસ્તારના ખેડૂતોની ચિંતા કરીને એમને પૈસા મળે એ માટેનું આયોજન કરીને રાજ્ય સરકારે 25 કરોડ રૂપિયાની આ સભાસદોને, ટ્રકના માલિકોને અને શેરડી કાપનારા મજૂરોને માટે આપીને તારીખ 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 10:30 વાગે આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી માન્ય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ અને ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહજી દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। एसवीआईटी वासद के प्रोफेसरों को एक नया मकाम देती ये खबर है। एसवीआईटी वासद के आईसी विभाग के प्रोफेसर की ओर से एक रिसर्च की जा रही है, जिसमें जापानीज वैज्ञानिकों की ओर से मदद की गई है। एसवीआईटी वासद के आईसी विभाग के प्रोफेसर जानकी चोटाई ने एक नए आविष्कार की ओर रिसर्च शुरू किया है, जिसमें रिमोट लोकेशन पे पावर के बिना काम कर सके ऐसे साधनों को विकसित करने की दिशा में खोज की जा रही है। तब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के युग में एसवीआईटी वासद के प्रोफेसर ने जापान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रिसर्च शुरू किया है। योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यासुशी तकेमुरा के संशोधन से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड से सेंसर का कार्य और सेंसर मैग्नेटिक फील्ड से पावर जनरेशन का कार्य किया जाता है। तब इस सेंसर को विंगेंड सेंसर नाम दिया गया है, जो सेंसर प्रोफेसर यासुशी तकेमुरा की ओर से एसवीआईटी के प्रोफेसर जानकी चोटाई को उनके रिसर्च में मदद करने दिया गया है। इस रिसर्च में किसी भी प्रकार के पावर के बिना रोटरी एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड के जरिए उसके स्पीड का नाप लिया जा सकेगा। जापानीज वैज्ञानिकों का एसवीआईटी के प्रोफेसर के रिसर्च में इस मदद में एसवीआईटी वासद के प्रोफेसरों की काबिलियत को एक नया मकाम हासिल हुआ है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी बड़ौदा की। जी हाँ, आजकल बड़ौदा के अमूमन सभी इलाकों में रास्ते कम और गड्ढे ज़्यादा हैं। तब पानी और डामर के बीच की दुश्मनी समझाते बड़ौदा शहर के मेयर नजर आए। हर साल बारिश आती है, बड़ौदा के रास्तों की हालत होती है कुछ ऐसी, जहां इसका अनुभव आप भी इन दिनों कर रहे होंगे। बड़ौदा के ज़्यादातर रास्तों पे रास्ते कम और गड्ढे ज़्यादा हैं,
पर ये याद रखिए कि हम स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, गड्ढों के साथ देश का पहला ऐसा शहर होगा जिसे स्मार्ट सिटी बनाने पालिका काम कर रही है। पालिका और कॉन्ट्रैक्टर के बीच इन गड्ढों के बारे में पूछा जाए तो पानी और डामर के बीच की दुश्मनी बताई जाती है, जो दुश्मनी बड़ौदा के हर विस्तार में देखी गई है। तो अब नागरिकों को ही बारिश के मौसम में इस दुश्मनी का खामियाजा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पानी और डामर की दुश्मनी पालिका और कॉन्ट्रैक्टर से भी हल नहीं हो पा रही है, क्योंकि दुश्मनी जितनी बढ़ेगी उतनी ही आय रोड कॉन्ट्रैक्टर और पालिका को गड्ढों के ऊपर की मरम्मत में होगी। जरा सुनिए मेयर ने इस दुश्मनी को किन शब्दों में समझाया। ચોમાસું આવે ડામરને ને પાણીને વેર એટલે ખાડા પડે જ, એમાં કોઈ સવાલ નહીં. અને આપણે જે રીતે મુસળધાર વરસાદ આવે એક જ જગ્યાએ નેવા બી પડતા હોય ત્યાં ખાડા પડે, અને એને માટે આપણે દર વખતે રોડાછારું લઈને એનું પુરાણ કરતા હોઈએ છીએ. અને એને માટે ચારે ઝોનમાંથી કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવે અને ચારે ઝોનના જે સંલગ્ન વોર્ડ હોય એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને ખાડા પૂરાતા હોય છે. જે રીતના ઇજારો આપવામાં આવતો હોય છે ત્યારે ઇજારાદારની પાસેથી જવાબદારી લેવામાં આવે છે કે 3 વર્ષની સારી ગેરંટી લેવામાં આવે છે, તો એ લોકો ઉપર કેમ કોઈ એક્શન લેવામાં આવે? એ ડિટેલ તપાસ કરાવી લઈશું. કોણે રોડ બનાવ્યો એના 3 વર્ષ થઈ ગયા કે હજુ બાકી છે. જો બાકી હશે તો એની પાસેથી રિકવર કરવામાં આવશે કે એની પાસે ખાડા પૂરવામાં આવશે. પરંતુ અત્યારે એ બધું પ્રોસિજર કરવાને બદલે તાત્કાલિક ધોરણે જે ખાડા પૂરવાની જરૂર હોય એ પૂરી દેવામાં આવશે. बड़ौदा शहर में मास्क के बगैर घूमने पर जो ई मेमो मिलता है उससे एक बड़ा खुलासा हुआ है। मास्क के बगैर घूमते लोगों को जो ई मेमो दिया जा रहा है उसमें एक ही नंबर के 2 व्हीकल बड़ौदा शहर में घूमते होने की बात सामने आई है, जिसके सामने वाहन के मालिक ने पुलिस शिकायत की। बड़ौदा पुलिस की ओर से सीसीटीवी के आधार पर मास्क के बगैर घूमते नागरिकों को ई मेमो दिया जाता है, जिसमें एक बड़ा खुलासा आज तब हुआ जब दर्शनाबेन पटेल के घर ई मेमो आया, जिसमें एक्टिवा के रंग में बदलाव था। यानी कि दर्शनाबेन के नाम और नंबर से उनके पास काले रंग की एक्टिवा है, जबकि ई मेमो में उसी नंबर की सफ़ेद रंग की एक्टिवा का फोटो था। मतलब कि शहर में एक ही नंबर से 2 वाहन चल रहे हैं। तब इसके खिलाफ चिराग पटेल ने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया। ई मेमो के जरिए मास्क नहीं पहनने के जुर्म के बीच किसी बड़ी वारदात या कोई बड़ी मुश्किलें आने से पहले इस बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। अब इस गलती के पीछे कौन सा विभाग और कौन से अधिकारी जिम्मेदार है, ये जांच का विषय है। एक्चुअली आ मेमो આપણે વડોદરા ટ્રાફિક શાખામાંથી આવેલો છે। જ્યારે આ મેમો અમારી ઘેર આવ્યો ત્યારે અમે મેમો કલેક્ટ કર્યો હતો, અને ત્યાર પછી એ લોકો ગયા પછી જ્યારે અમે મેમો ખોલીને જોયો છે તો એની અંદર માસ્ક વગરનો મેમો છે, એમાં વ્હાઇટ કલરની ગાડી છે, અમારા સેમ નંબર પ્લેટની ગાડી આ ફરે છે વડોદરામાં। એના માટે અમે આ જાણ કરીએ છીએ, કાલ ઉઠીને કંઈ ક્રાઇમ થઈ જાય તો આ સીધી તકલીફ અમારી ઉપર આવી જાય છે। પોલીસ ફરિયાદ આજે મેમો કાલે આવ્યો છે એટલે આજે અમે પોલીસ ફરિયાદ લેખિતમાં આલીશું। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तब श्राद्ध पक्ष में पितरों के पूजन और खास करके कौवों के महत्व पे धार्मिक गुरुओं ने जानकारी दी। अपने पूर्वजों को स्मरण करने और श्रद्धा और भक्ति से उन्हें याद करने का समय यानी कि श्राद्ध पक्ष। अगले 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष की तिथि है। इस समय पितरों को जल और कौवों को भोजन देकर तृप्त करने की मान्यता सदियों से चली आई है। श्राद्ध पक्ष के दौरान कौवों का आना और भोजन करना शुभ माना जाता है। इस समय में पितृजन कौवों के रूप में भोजन करने आते होने की मान्यता है। माना जाता है कि कौवे अपने साथ संकेत लेकर आते हैं। तब श्राद्ध पक्ष का महात्मा और कौवों के महत्व पे धार्मिक गुरुओं का क्या कहना है, जानते हैं। શ્રાદ્ધ પક્ષમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે આ યમરાજ છે એ યમરાજ પિતૃઓને મુક્ત કરતા હોય છે કે તમે તમારા જે સ્વજનો છે એમને મળી શકો છો, અને પિતૃઓ જે આપણને નાનપણથી મોટા કર્યા અને આપણી માવજત કરી એ જ પિતૃપક્ષમાં ગયા છે। એટલા માટે એ પિતૃઓને આપણે આ પિતૃપખવાડિયામાં એમને પિંડદાનથી અને 5 પ્રકારના
આપણે અલગ અલગ રીતે બલિપિંડ કીધા છે. બલિ એટલે કે એવું નહીં કે આપણે કંઈક વસ્તુને આપણે મારીને, પણ બલિપિંડ એટલે કે આપણે કાક બલિ એ રીતે જ કીડીઓને આપણે જે દાન કરીએ છીએ, કીડીઓને જમવાનું નાખીએ છીએ. એ રીતે જ વાયસ પછીથી આવે છે કે કૂતરાને નાખવાનું છે, અને એનાથી સર્વોપરી બ્રાહ્મણને જે દાન કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણે આ પિતૃ પખવાડિયામાં આપણે આ વેથી, આ રસ્તેથી પિતૃને આપણે આપી શકીએ છીએ, દાન કરી શકીએ છીએ, જેના કારણે આપણા પિતૃઓ આપણી દુઃખમાં રક્ષા કરે. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए BRG न्यूज. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. जिला कामदार संघ की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें बड़ी कंपनियों में कोरोना संक्रमण रोकने के जो दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे वहां के कर्मी कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं. बड़ौदा जिला कामदार संघ की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें बड़ी कंपनियों में कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती होने के आरोप लगाए गए. वाघोड़िया में आए अपोलो टायर समेत रिलायंस में बड़ी मात्रा में कर्मी कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं. तब आम नागरिक से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूला जाता है, तब बड़ी कंपनियों में किसी भी तरह का चेकिंग नहीं किए जाने का आरोप अरविंद सिंधा की ओर से लगाया गया है. अपना वडोदरानी नामांकित कंपनी इंटरनेशनल अपोलो टायर्स लिमिटेड જે લીમડા વાઘોડિયા તાલુકામાં આવેલી છે, તેમાં મેનેજમેન્ટ દ્વારા કોરોના કોવિડ-19ના અંતર્ગત સોશિયલ ડિસ્ટન્સના કોઈ પગલાં નહીં, નિયમોના પણ કોઈ પગલાં નહીં, તેના લીધે 400-5,500 કર્મચારીઓ છે, એમાંથી 400 જણ સંક્રમિત છે. એવું કર્મચારીઓની એક ફરિયાદ આવી હતી અમારા વડોદરા જિલ્લા કામદાર સંઘમાં. તો એને અનુલક્ષીને અમે એક આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદન આપ્યું સરકારને કે જો એક સામાન્ય માણસ માસ્ક ના પહેરે તો તમે 1000નો દંડ કરો છો, પછી ગણપતિમાં પણ પરમિશન ના આપી તમે કે ભાઈ સંક્રમણ વધી જવાથી. તો આજે આવી કંપનીઓ છે. આજે બીજું પણ એક જાણવા મળ્યું છે કે રિલાયન્સમાં પણ 150 જેટલા કર્મચારીઓ સંક્રમિત થયા છે. તો આવી કંપનીઓમાં કોઈ એક્શન નથી સરકારના, અને તેના લીધે કેટલાય આજે અપોલોમાં 5 થી 10 કર્મચારીઓ ઓફ થઈ ગયા છે કોરોના લીધે, અને 400 જેટલા સંક્રમિત છે અને 100 જેટલા ઘરે ક્વોરન્ટાઇન છે. તેમ છતાં પણ સરકાર તરફથી કોઈ એક્શન કે મેનેજમેન્ટ તરફથી પણ કોઈ એક્શન નહીં. બીજું કે ત્યાં મેનેજમેન્ટ એટલું મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ સવારે ભેગા થાય છે, છૂટતી વખત ભેગા, તેમાં પણ કોઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમોનું પાલન નથી થતું. કે ઇવન એ લોકોને કોઈ ઉકાળા કે ગોળીઓ, કોઈ પણ હોમિયોપેથિક ગોળીઓ કે દવાની પણ વ્યવસ્થા નથી કરાઈ મેનેજમેન્ટ દ્વારા. તો આટલી મોટી નામાંકિત કરોડો અબજોની ટર્નઓવર ધરાવતી કંપની છે, તે નથી એક્શન લેતી. એટલા માટે આજે અહીંયા કલેક્ટરશ્રી સરકારને ધ્યાન દોર્યું છે અને આવેદન આપ્યું છે કે એની સામે એક્શન લેવાય અને આ નિયમોનું પાલન કરાવવું જોઈએ અને દંડ પણ કરવો જોઈએ. કાં તો પછી કંપની સીલમાં, જો એક્શન અઠવાડિયાની અંદર ના લેવાય તો અમારી ડિમાન્ડ છે કે એને સીલ મારવી જોઈએ આ કંપનીને.
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से कल पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर बैन कर दिया गया, जिससे पूरे देश में चर्चा हो गई कि एक और चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक हो गई है। तब बड़ौदा के नागरिक इस चाइनीज एप्लीकेशन पे बैन के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश BRG न्यूज की ओर से की गई थी। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को मोबाइल गेम पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन के मोबाइल ऐप पर भारत की यह तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। इससे पहले जून के अंत में भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद जुलाई के अंत में 59 चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। आज BRG न्यूज की टीम ने बड़ौदा शहर के नागरिकों से जानने की कोशिश की भारत सरकार के इस कदम के सामने उनकी प्रतिक्रिया क्या है। एक तो पहली बात तो ये है कि जो पबजी बैन किया है गवर्नमेंट ने, इसके पहले भी ऑलरेडी ऐप पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो ऐसे देखा जाए तो एक पॉजिटिव मैसेज है इंडियन यूथ के लिए कि जो भी एप्लीकेशन बैन किया है उसमें खुद इंडियन ऐप डेवलप करें। और ऐसे देखा जाए तो दूसरी बात यह है कि जो पबजी यूज़र्स है उनका खुद पे भी कंट्रोल नहीं था कि कितना टाइम हमको पबजी खेलना है, और ऐसा देखा जाए तो अपना यूथ है वो एडिक्टेड होते जा रहा था, तो उनके लिए भी एक ब्रेक है और वो खुद समझे कि उनको कितना टाइम गेम में डालना चाहिए और कितना टाइम अपनी प्रोडक्टिव चीज़ों में डालना चाहिए। पबजी बैंड हुई तो मैं तो ऐसे बताऊँगा अच्छी चीज़ इसलिए कि इंडियन यूथ को पता चलेगा कि हमको खुद एक तो गेम खेलना है तो खुद की ऐप बनाए, पहली बात तो है। तो अगर ऐप अगर बन जाती है तो यहाँ पे भी रेवेन्यू होगी और गवर्नमेंट को भी इनकम होगी। और दूसरा मेरा ये भी कहना है कि जो भी गेम है उस पर एटलीस्ट गाइडलाइन होनी चाहिए, एटलीस्ट कंट्रोल होना चाहिए कि ऐसी कोई सिचुएशन वो कुछ सिस्टम होनी चाहिए कि वो एज ए आधा घंटा है, पौना घंटा है, जो भी खेल के वो स्टॉप हो जानी चाहिए, इतना यूज़ नहीं होना चाहिए। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य सरकार गंधार गन्ने किसानों को देगी 24.77 करोड़ की राशि। रविवार को सुबह के मुख्यमंत्री ऑनलाइन के जरिए 2908 किसानों को देंगे ये लाभ। SVIT वासद के प्रोफेसर की बड़ी उपलब्धि, जापानीज वैज्ञानिक कर रहे हैं सहायता। रिमोट विस्तारों में पावर के बगैर चलते साधन बनाने पर रिसर्च। बारिश में रास्तों की हालत खस्ता, पालिका प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टरों की रास्तों की मरम्मत में चांदी ही चांदी। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।